गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बातचीत करते हैं आपस में तो बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं। यदि हम लगातार बिना रुके बोलते रहेंगे तो हमारी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। तो जब बोलते समय हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोकते हैं, उसी के लिए लिखित रूप में जब हम इसे लिखते हैं कॉपी में या कहीं पर भी, तो उसमें हम उस रुकावट को एक चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं ताकि हम समझ सकें कि कहाँ पर हमें ज़्यादा देर तक रुकना है या कहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या विभिन्न प्रकार के और भी बहुत सारे भावों को दर्शाने के लिए भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मतलब चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और इसी रुकने का अर्थ होता है विराम करना, विराम चिन्ह, इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो विराम चिन्ह इसी को कहते हैं। तो जो चिन्ह है, जो निशान है, उसी को हम रुकने वाले जो चिन्हों को हम एक बताते हुए चलते हैं, तो उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लीजिए। पढ़ते या लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों को विशेष नाम और आकार से जाना जाता है। अलग अलग तरीके के विराम चिन्ह जो बने हुए हैं, उनका क्या आकार है या किस तरीके से है, उसके अलग अलग नाम है और उनको अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है, इस बात को हम बताते हुए चलेंगे। नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, फिर आपका कोष्ठक चिन्ह है, फिर निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह और उपविराम चिन्ह। एक और लास्ट में है त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो हम आइए विस्तार से पढ़ते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है 107 पे और 106 से शुरू हो रहा है। तो वैसे तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा कि कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विराम चिन्ह हैं जिनके बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पूर्ण विराम आप जानते ही होंगे कि वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, और इसलिए कि हम काफ़ी देर के लिए रुकते हैं, इसलिए इसका नाम है पूर्ण विराम। ये आपका चिन्ह देख रहे हैं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। केवल विस्मयादि वाक्यों, विस्मयादिबोधक एवं प्रश्नवाचक शब्दों को छोड़ करके, विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक शब्दों को छोड़ करके शेष सभी वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आप ये देखते होंगे कि ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछते हैं, यदि किसी वाक्य में लगे हुए हैं या विस्मय का बोध कराते हैं शब्द, ऐसे उसके सामने या उस वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अल्प विराम। अल्प विराम का आप चिन्ह देख रहे हैं, ये है अल्प विराम का चिन्ह, और इसको हम इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं। सामान्य से अधिक बड़े वाक्य को एक साथ खत्म करने के लिए उसे दो भागों में लिखना पड़ता है, और उन दो वाक्यों में जहां थोड़ा रुकना होता है वहीं अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसको आपने वाक्य की रचना कैसे की जाती है आपने पढ़ा होगा। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पढ़ा चुके हैं आपको। आप वहां देख रहे होंगे कि बीच में कॉमा लगता है। दो वाक्यों को यदि जोड़ते हैं, ठीक है, तो कभी कभी तो संयुक्त वाक्य हम जोड़ते हैं और से तो कॉमा नहीं लगाते हैं, कभी समुच्चय बोधक अव्यय लग जाते हैं, कभी कभी हम नहीं भी समुच्चय बोधक अव्यय लगाते हैं तो कॉमा लगाते हैं। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य भी, या किसी दो समान, आपके इसमें भी लिखा हुआ है बुक में कि तारीख लिखते समय हम लगाते हैं, ठीक है। फिर किसी विशेष व्यक्ति नाम आदि को संबोधित करने के लिए जब हम लिखते हैं, किसी विशेष व्यक्ति नाम आदि का संबोधित करने के लिए भी हम वहां भी अल्प विराम लगाते हैं। एक जैसे दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह से पहले भी हम कॉमा लगाते हैं। जब हमको उद्धरण चिन्ह लगाना होता है तो जस्ट उसके पहले भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं।
आप उदाहरण देख लीजिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है सीता विद्यालय नहीं गई क्योंकि आज वर्षा हो रही थी। ये दो संयुक्त वाक्य हैं, मिश्र वाक्य हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है। इसी प्रकार मेरा जन्म 29 दिसंबर, तो डेट के बाद से हम रुकते हैं थोड़ा बताने के लिए, इसलिए वहां पर कॉमा लगा है, 2006 को हुआ था। फिर थोड़ा कभी कभी हम पुकारते समय, वैसे तो आपको संबोधन कारक चिन्ह लगता है, लेकिन नॉर्मली हम बोलते हैं सीमा जाकर अमन को बुला लाओ। बहुत तेज लंबी आवाज देकर के हम पुकारते नहीं हैं, नॉर्मल तरीके से यदि बोलते हैं या लिखते हैं, तब लिखते समय उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर यदि दो एक जैसे नाम हैं और हमको एक साथ लिखना है कहीं पर, तो राधिका कॉमा लगाएंगे हम, पावनी दो नाम हैं, और गीता ये तीन नाम हैं, तो दो के बाद तो हम कॉमा लगाएंगे, तीसरे के बाद हम और समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ रहे हैं, तो गीता सहेलियां हैं, और अंत में तो पूर्ण विराम लगेगा ही आपका। इसी प्रकार जब हम इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, उद्धरण चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं, डबल उद्धरण चिन्ह लगा रहे हैं, तो वहां पे भी हम कॉमा लगाएंगे जो वाक्य खत्म होगा। मामा ने बताया, आपका एक वाक्य है, वहां पे कॉमा लगाएंगे हम, उसके बाद उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अर्ध विराम, अब हम आते हैं तीसरे जो विराम चिन्ह है वो अर्ध विराम है। इससे आप देख रहे हैं कॉमा की तरह से ही है, ऊपर बिंदी लगी हुई है। अर्ध विराम यानी अल्प विराम से थोड़ा और अधिक समय तक रुकने के लिए, सांस को रोकने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर अर्ध विराम लगता है। अर्ध विराम भी अल्प विराम की तरह ही होता है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा समय लेता है रुकने में। तो ये ज्यादातर जो है हम ऐसे शब्दों में प्रयोग करते हैं, आप जैसे कोटेशन आप कहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं कि वह, इसमें आपकी में तो बुक में दिया हुआ, वह कल आएगा, तुम कल ही बात करना, ठीक है, वह कल आएगा, ठीक है, पूरा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जा रहा है, थोड़ा ज्यादा देर तक रुक रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो है ये कोटेशन के लिए प्रयोग होता है कि जय परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार की जो कोटेशन टाइप के जो वाक्य होते हैं, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए होते हैं, वहां पर थोड़ा बोलते समय हम ज्यादा देर तक रुकते हैं कि लोग प्रभावित हों, तो ऐसी जगहों पे हम क्या है, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। हम ज्यादातर अर्ध विराम को भी अल्प विराम यही वाला जो लगा करके काम चला लेते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप प्रयोग अलग बात है कि नहीं कर पाते हैं या नहीं लोग करते हैं, तो लेकिन हमें नियमों को जानना जरूरी है कि कहाँ इसे हम लगाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपको पहले ही बता दिया है कि प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आपको पहले से जानकारी, इसलिए आप इस पर ज्यादा नहीं रहे बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आपका ये सिंगल इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में बोलते हैं और इसको डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, उसको ही हिंदी में दोहरा उद्धरण चिन्ह, और जो एक एक बना होता है उसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है उद्धरण चिन्ह, अभी हमने जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहाँ पर आपकी बुक में दिखाई दे रहा है कि कॉमा लगा हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ी देर तक जो है अर्ध विराम लगना चाहिए, अल्प विराम लगा हुआ है। यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कामा ऊपर में लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कामा आपका देख रहे हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ते होंगे, वहां पर जब डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति उस बात को कहता है और हमको उसकी कही हुई बात को हूबहू वहां पर लिखना होता है, लिखते हैं हम, या बुक में लिखा हुआ है किसी की बिल्कुल हूबहू वही बात जो बोला उसने, एक अक्षर यहाँ से वहां तक बदलना नहीं चाहिए। ऐसे वाक्यों के लिए हम कहा के बाद से कॉमा लगाते हैं, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। और इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें हाईलाइट करना होता है नाम, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर के बाद आप सिंगल इन्वर्टेड कामा उनके उपनाम पर लगाते हैं कि वो विशेष उस नाम से और फेमस हो गए थे, इसलिए दिनकर करके लगाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इस प्रकार इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, पुस्तक, कहानी आदि के नाम लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं,
जो डबल इन्वर्टेड कामा होते हैं उसमें क्या होते हैं, जब हम किसी के द्वारा कहे हुए वचनों को ज्यों का त्यों लिखते हैं तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं कोष्ठक चिन्ह पर। यहाँ पर ये कोष्ठक चिन्ह है। कोष्ठक चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, हम ज्यादातर ये वाला प्रयोग करते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में है, वैसे आप मैथ्स में और बहुत सारे हिंदी में ये भी प्रयोग कर दिया जाता है, कभी कभी 2-3 बातों को एक साथ रखना होता है तो, लेकिन मैथ्स में ज्यादा इन कोष्ठकों का प्रयोग होता है, एक ये वाला भी कर्म वाला भी होता है प्रयोग, तो इस प्रकार जो है, लेकिन मुख्यतः हिंदी में हम ये वाला ही प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट जिसको भी इंग्लिश में बोलते हैं आप, वाक्य में किसी कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, नाटकों में संवाद के साथ भावों का संकेत देने के लिए, आप नाटक पढ़ते हो, कभी आपने पढ़ा ही है, उफ ये गर्मी, उसमें जब सीन बताना होता है कि इस नाटक में ये सीन करना है, तो वहां पर आप देखे होंगे कि ब्रैकेट में वो भाव लिख दिया गया है या कोई दृश्य दिखाना उस दृश्य को लिख दिया गया है, वहां पर ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कोष्ठक चिन्ह जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अजय, अब भाव को करना है, क्रोधित होकर ब्रैकेट में किया, अभिषेक को बुलाओ, तो इस प्रकार के जो है वाक्य बनाए जाते हैं। या कभी हम क्वेश्चन में लिखते ही हैं, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कभी बिंदु लगा रहे हैं, कभी हम चाहें तो इसको ब्रैकेट लगा दें इस तरह से करके, तो कभी ऐसे ही प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया। फिर निर्देशक चिन्ह पर आते हैं। निर्देशक चिन्ह ये है इसका चिन्ह, निर्देशक लंबा सा, डैश से थोड़ा लंबा लगता है। ये क्या बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग, विवरण देने के लिए, जब हम कुछ बात हेडिंग डाल करके और कुछ बात विस्तार से हमें बतानी होती है तो वहां पे हम विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह देते हैं। वार्तालाप में बोलने वाले व्यक्ति के आगे भी, नाटक में भी आप देखते हैं कि थोड़ा लंबा लगा होता है, कि अंतर देखिए आप, निर्देशक चिन्ह ये हुआ आपका थोड़ा लंबा है। अब आते हैं योजक चिन्ह पर। योजक चिन्ह जो है वो दो शब्दों के बीच में आप देखते होंगे, दो शब्द जो युग्म शब्द जिसको कहते हैं, जैसे रात दिन में हम लगाते हैं योजक चिन्ह, तो ये थोड़ा इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है, ये दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है। या कभी कभी जो है प्रतियोगिता के लिए चयनित बच्चों के नाम निम्नलिखित हैं, डैश लगा करके हम लिखते हैं, या उदाहरण देते हैं तब भी हम डैश लगा के ये कॉमा लगा के लिखते हैं आदि। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में क्या होता है, वाक्यों में तुलना करने या दो शब्दों को जोड़ने की, योजक चिन्ह का ही हम बता रहे थे, और ये निर्देशक चिन्ह जो है ये पहले बता चुके हैं। फिर वे सुख दुख जैसे वहां पे योजक चिन्ह लगाते हैं आप। फिर आते हैं 9 नंबर पर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में आप देख रहे हैं ये विवरण चिन्ह किसी विषय को क्रम से अगली पंक्ति में लिखना हो, किसी विषय को, जैसे सामने से डैश लगा के तुरंत नहीं शुरू करना हो, आप विवरण चिन्ह तब लगाते हैं जब आपको वो लाइन छोड़ करके नीचे आना होता है और तब पॉइंट वाइज कोई चीज लिखते हैं, वहां पर हम विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्रिया के 2 भेद हैं, ठीक है, या विराम चिन्हों के इतने भेद हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो लाइन और वहां पे ये लगा देंगे, क्या, विवरण चिन्ह लगाएंगे, विसर्ग टाइप का चिन्ह लगा करके 2 बिंदी और एक लाइन खींचेंगे, इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह आप जान ही रहे हैं कि वाक्यों में बहुत सारे भाव जो हैं, हर्ष के, दुख के, घृणा के, विस्मय के, शोक के आदि इतने भावों को जब हम व्यक्त करना होता है जिन शब्दों के माध्यम से, उसके आगे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं। और फिर संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह हमने लिखा, लाघव मतलब छोटा करके लिखना, किसी का नाम है, बहुत लंबा नाम है, तो उसके आगे हम उसको छोटा करके, या डॉक्टर शब्द है जैसे हम तो डॉ लिख करके और ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो डॉक्टर शब्द हम समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो है BA बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री जो मिलती है हमको, BA 3 साल का होता है, या MA मास्टर डिग्री बोलते हैं, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा में जो है मास्टर है, तो इस प्रकार की डिग्रियों के आगे भी हम लाघव चिन्ह इस प्रकार लगा देते हैं। फिर नाम भी है, जैसे हम फुल नाम है, मान लो कि मनोज सिंह रावत नाम है, तो हम क्या लिखते हैं, MS M के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं और S के आगे लाघव चिन्ह लगाया और टाइटल लिख दिया रावत लगा दिया टाइटल। इसके बाद उपविराम जो है वो कॉलन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कॉलन, ये उपविराम है। उपविराम किसी संबंधित विषय या शीर्षक को स्पष्ट करने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। आपने निबंध में देखा होगा
हिंदी 1 की जो निबंध है कि भ्रूण हत्या, एक सामाजिक भ्रूण हत्या करके हम जो है लिख देते हैं एक सामाजिक कुरीति करके, हम यदि आगे उसको लिखते हैं और बीच में भ्रूण हत्या के बाद से ये उपविराम लगाते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा रुकते हैं और उसके आगे में विशेष बात करनी होती है, तो वो टॉपिक शीर्षक इस टाइप का यदि लिखना होता है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण, ठीक है, वहाँ लगाया हमने ये उपविराम और समस्या और निदान इस प्रकार लिखा। त्रुटि पूरक चिन्ह, इसको जो है बच्चों जानना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर जो है हम देखते हैं कि एग्जाम में गलतियां आप करते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि लिखते समय, ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट गया मेरा, मान लीजिए मैंने किया नहीं लिखा, ठीक है, प्रयोग जाता है, अब ये चीज छूट गई और पास में हो जाना चाहिए था इसको, जैसे जाता है, ठीक है, जाता है। अब यहाँ पे जब हमने इसको रिवाइज करना शुरू किया तो देखा कि यहाँ कोई चीज छूट गई है, तो प्रयोग, अब यहाँ पे हम ऐसे बच्चे अक्सर ऐसी गलती करके ये हंस पद किस तरह से लिखते हैं, इस तरह नहीं करना है आपको, ये ऊपर की तरफ ही लिखता है, त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह ये ऐसे करके लगता है। तो अब यहाँ पर ये हम ऐसे लगाएंगे और यहाँ ऊपर जो जगह होगी वहां पर हम लिखेंगे किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसको हम त्रुटि पूरक, यानी त्रुटि हो गई है वाक्य में, कोई चीज छूट गया है तो हम उसमें इस प्रकार का निशान लगा करके हंस पद इसको बोलते हैं, हंस पद का निशान लगा करके और फिर लिखेंगे। आप जो है इंग्लिश में इसको साइन ऑफ इंसर्शन बोलते हैं, इसको हिंदी में हंस पद बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में लिखा जाता है, ये इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग लिखते समय अक्सर ये गलती करते हैं, मेरा ध्यान जाता है तो इसलिए आज बता दे रहे हैं। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखिए आप, उसे अपनी बात समझाने हंस पद लगा करके, मैं चूंकि छूट गया था मेरी तरह से, जैसे मैंने ये बताया किया छूट गया था, उसी प्रकार यहाँ पर मैं छूट गया, दिक्कत होती है। वह कल सुबह छूट गया था लिखना, फिर बीच में हंस पद लगा करके सुबह लिख करके एक व्यक्ति से मिलेगा। इस प्रकार जो है ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। PDF आपको भेज दिया।